Good afternoon, my dear students. My name is Manish Kumar and I am a teacher of केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर। आज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो 9th क्लास के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर गांव की कहानी। चूँकि गांव की बातें हैं तो मैं अपनी कविता की 4 पंक्ति से स्टार्ट करूंगा कि चलो हम तुम्हें अपना गांव दिखलाते हैं, कि चलो हम तुम्हें अपना गांव दिखलाते हैं, जहां बरगद का पेड़ है, सरसों का ढेर है, गाय भैंस बकरी और जहां भेड़ है, दुखिया की शादी में सारा गांव एक परिवार बन जाते हैं। चलो हम तुम्हें अपना गांव दिखलाते हैं। क्योंकि गांव की बात आती है तो आपके जहन में आप मोस्टली जो भी बच्चे आप इस वीडियो को देख रहे हैं गांव से बिलोंग करते होंगे। पूरे देश में जो देश है, गांधी जी ने कहा कि भारत गांव का देश है, मतलब जाहिर सी बात है। और उन्होंने एक और बात कही कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। तो 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर पालमपुर विलेज में क्या बातें हैं, पालमपुर विलेज कहाँ है, कौन से स्टेट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि पालमपुर विलेज एक हाइपोथेटिकल विलेज है, मतलब काल्पनिक स्टोरी है, ये कहीं पे है नहीं। ये गिलबर्ट 18 एक अर्थशास्त्री हुए जो स्विट्जरलैंड में जहाँ पे जन्म हुआ उनके रिसर्च पे, उनका आंशिक रिसर्च का उसका कुछ हिस्सा लिया गया। ये कल्पना किया गया विलेज। ये विलेज कैसा है तो थोड़ा सा आप ये बता सकते हो, वेस्टर्न यूपी, मतलब भारत का जो एक महत्वपूर्ण स्टेट है उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, उसका जो पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न पार्ट, जैसे बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है, उसके एक गांव के जैसा कल्पना किया गया है। क्या नाम है? पालमपुर। किस हिस्से, मतलब कैसा विलेज है तो वेस्टर्न यूपी का एक विलेज ऐसा है। क्या खासियत है विलेज की? तो गांव में 450 फैमिली रहते हैं, 450, देयर आर 450 फैमिलीज लिविंग देयर। 450 फैमिली है, जिसमें से 80 फैमिली अपर कास्ट के हैं और 1/3, मतलब एक 450 में से 1/3 एससीज फैमिलीज, मतलब दलित हैं। जो अपर कास्ट के फैमिलीज हैं उनके पास काफ़ी ज़मीन जायदाद है, उनका मकान पक्का बना हुआ है। और जो एससी एसटी हैं, जैसे कि आपको विलेज में मिलता है, वो गांव के किसी दूसरे हिस्से में एक जगह है उनका, और उनके घर स्ट्रॉ से बने हुए हैं, घास फूस, लकड़ी वगैरह से। वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। इस गांव के जरिए हमें भारत के एक गांव की कल्पना करके गांव के बारे में, वहाँ पे क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है, मतलब आर्थिक क्रियाकलाप, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, इन सब बातों का वर्णन किया गया है। तो आप या तो उस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ो, एनसीईआरटी का बहुत शानदार और बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। या नहीं तो पहले ये वीडियो आप देख लो, इस वीडियो को देखने के बाद उस स्टोरी को पढ़ो, आपको स्पष्ट हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते, सीधे पढ़ने की कोशिश करते तो उन्हें समझ नहीं आता। तो मैंने 4 बातें आपको बताई। आपसे कोई पूछता कि पालमपुर विलेज क्या, तो आप कहो कि पालमपुर विलेज एक काल्पनिक विलेज है। दूसरी बात आप कहो कि इसमें 450 फैमिली रहते हैं, जिसमें 80 फैमिली अपर कास्ट के हैं और पूरे गांव का 1/3 एससी और एसटीज हैं, मतलब दलित हैं। और यह विलेज इलेक्ट्रिसिटी से वेल कनेक्टेड है और इसके आसपास जो भी शहर हैं छोटे छोटे, उस सड़कों से वेल कनेक्टेड है। एक बात मैं और बता दूं कि जो पालमपुर विलेज है, ऐसा भारत के आधे से अधिक गांव नहीं है, मतलब ऐसे गांव बहुत कम है भारत में, जितना आर्थिक रूप से संपन्न इस गांव को दिखाया गया है। लेकिन फिर भी पालमपुर की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अच्छी कही जा सकती है। तो 2-3 बातें जो पढ़ना है इसमें। अच्छा, इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं आपको। कौन कौन से? एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, हरित क्रांति के बारे में। तो आप ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते आ रहे हो, आगे भी पढ़ते रहोगे। दूसरी बात कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बैड इंपैक्ट और गुड इंपैक्ट दोनों के बारे में पूछा जाता है। और क्या बातें पूछी जाती है कि किसी गांव को आर्थिक रूप से संपन्न कैसे किया जा सकता है, मतलब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो इस पालमपुर विलेज को पढ़ने के बाद आप समझ में आएगा। तो ये अपने मन से लिखने वाला क्वेश्चन है, फिर भी इसका आंसर आपको मिलेगा, मैं बताऊंगा।
और क्या पूछे जाते कि पालमपुर विलेज को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होने का क्या फायदा मिला, मतलब पालमपुर विलेज बिजली से पूर्णतः जुड़े हुए हैं, इससे उस गांव को क्या फायदा मिला, और पालमपुर विलेज की विशेषता क्या है। तो सबसे पहले आइए विशेषता पे बात करें। यही 4-5 बातों के आगे पीछे इस पूरा चैप्टर को घुमाया गया है। आप जब कभी भी इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न पूछे तो आप एक गांव की कल्पना करके उसके संदर्भ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो सबसे पहला है पालमपुर विलेज की फीचर्स, मतलब क्या खासियत है, व्हाट डू यू से अबाउट द पालमपुर विलेज, मतलब आप क्या कहेंगे। तो यू हैव टू टेल देयर आर 450 फैमिलीज ऑफ डिफरेंट कास्ट, मतलब 450 फैमिली है पालमपुर विलेज में, जिसमें से 80 अपर कास्ट के हैं और 1/3 एससीज हैं, दलित हैं। दूसरी बात है मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। पालमपुर विलेज बिजली से पूर्णतः जुड़ा हुआ एक गांव है। देयर आर 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। गांव में शिक्षण व्यवस्था के लिए एक हाई स्कूल है और 2 प्राथमिक विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल है, और एक सरकारी हेल्थ सेंटर है और एक प्राइवेट हेल्थ सेंटर है, मतलब अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी। ये बातें हैं। और कौन सी बात है, विलेज डू, मतलब विलेजर्स डू नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑल्सो लाइक अदर विलेज, मतलब दुकान है, ये सारी बातें हैं। तो 4-5 बातें, 450 फैमिली, 80 अपर कास्ट के, 1/3 दलित एससी, और इलेक्ट्रिसिटी से वेल कनेक्टेड। और क्या मतलब जो अपर कास्ट के लोग हैं इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, उनके पास काफ़ी ज़मीन है। तो ये सारी बातें, अब ये गांव के बारे में जो बातें वो है। अगला है कि पालमपुर, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा है। देखिए, विद्वान बनने के लिए पूरी जिंदगी है, और अब विद्वान आप बनना भी आपको इंटरेस्ट इस विषय में होगा, लेकिन जब कभी भी किसी चैप्टर को आप पढ़ते हो तो उस एग्जाम को भी ध्यान में रख के पढ़ते हैं। आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर मिलेगा, आपको लगेगा समझ नहीं आ रहा है क्या बात है, लेकिन मैंने 5 बातें आपको बार बार कह रहा हूं। ग्रीन रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फीचर्स ऑफ द विलेज, गांव की विशेषताएं, और ये सारी बातों के बारे में आप पढ़ोगे तो आप ये चैप्टर बिल्कुल खत्म। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहो। अब ये जो सबसे महत्वपूर्ण पूछता है कि पालमपुर विलेज को बिजली से कनेक्टेड होने का क्या फायदा मिला, तो कहते हैं बेनिफिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन पालमपुर। तो पहला फायदा कि ट्यूबवेल्स स्टार्टेड रनिंग, मतलब क्या होता था, पहले केवल नदियों से सिंचाई होता था, वर्षा जल पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे ट्यूबवेल स्टार्ट हो गया चलना इलेक्ट्रिसिटी से। दूसरी बात क्या हुई कि रिड्यूस्ड द पॉल्यूशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या करता, कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता। अदर माध्यम से यदि करते हैं, डीजल पेट्रोल का यूज करके पानी को इरिगेट करते, तो उसमें बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। इंस्टेड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल्स, ये पूरा सेंटेंस एक ही है। इरिगेशन स्टार्टेड फ्रॉम द ट्यूबवेल्स, मतलब कुओं से जल निकालने के बजाय ट्यूबवेल से इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जल निकालना शुरू कर दिया। इट ऑल्सो हेल्प्स फार्मर्स इन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। इलेक्ट्रिसिटी के होने से उनको फसल, मतलब सोइंग का मतलब बोना और हार्वेस्टिंग का मतलब जब फसल तैयार हो जाए तो उसको काटना, इन सब का फायदा हुआ। किसी गांव में इलेक्ट्रिसिटी के जाने से क्या फायदा हो सकता है, यदि आपको नहीं याद रहे तो एक गांव की कल्पना करके इन 4 बातों को लिख सकते हो। लिख सकते हैं कि नहीं, बड़ी आसानी से। अब आगे पढ़ते हैं। पालमपुर विलेज के बारे में पढ़ने का मुख्य उद्देश्य प्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ना है। गांव को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ना है। तो जो पॉइंट है वह रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किसी भी उत्पाद के लिए, प्रोडक्शन के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है। मान लो आपके पास, आपको आपके पापा को बिस्किट की फैक्ट्री लगानी हो, या किताब का जहाँ पे प्रोडक्शन होता हो, किताबें बनती हो, या कोई भी एक चीज़ प्रोडक्ट आप कल्पना कीजिए, बिस्किट का एग्जांपल, उसके लिए लैंड की आवश्यकता होगी। तो पहला फैक्टर क्या हो गया, लैंड। लैंड किन बातों के लिए, फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, और दूसरा
उसके रॉ मटेरियल के लिए। बिस्किट जब बनेगा तो उसके आटा वगैरह के लिए एग्रीकल्चर जहाँ पे उपजाएंगे वो भी तो लैंड की आवश्यकता। लैंड तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। दूसरी बात, लेबर की आवश्यकता होगी, मतलब काम करेगा कौन। एक फैक्ट्री को चलाने के लिए बहुत सारे लेबर की आवश्यकता होती है, डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्री। पहला लैंड, दूसरा लेबर और तीसरा कैपिटल, मतलब पूंजी की आवश्यकता होती है। कैपिटल का मतलब है कि सैलरी देने के लिए मजदूरों को, सामान खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पैसे चाहिए, कैपिटल। तो कैपिटल दो तरीके का होता है, फिजिकल कैपिटल दो तरीके का होता है, एक फिक्स्ड और एक वर्किंग। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है जैसे आपने एक बार लोहा खरीदा, फैक्ट्री के मशीन्स खरीदे, जो आपके साथ रहेगा, उसको हम कहेंगे फिक्स्ड कैपिटल। इसलिए इसमें एग्जांपल आया टूल, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। क्या क्या? टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग्स, इसको फिक्स्ड कैपिटल कहेंगे। पूछता है पेपर में, इससे रिलेटेड दो प्रश्न पूछेगा। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस? आपको मतलब प्रोडक्शंस के फैक्टर का क्या क्या उदाहरण है, ये आप उदाहरण दीजिए। तो आपको बताना ये कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। क्या क्या बोलोगे? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। लैंड आपको समझा दिया, भूमि चाहिए। लेबर, फैक्ट्री को चलाने के लिए। फिजिकल कैपिटल सब, मतलब ये भी बहुत महत्वपूर्ण, इसके दो काइंड है। आपको इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछेगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल कैपिटल आर देयर? मतलब फिजिकल कैपिटल, भौतिक पूंजी कितने प्रकार के होते हैं, फिजिकल कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं? तो फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड जो बदलता नहीं है, एक बार सामान खरीदा तो वो परमानेंट रहेगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि एक बार, जैसे उसके रॉ मटेरियल्स होते हैं, एक बार यूज हो जाने के बाद वो खत्म हो जाता है। अभी लॉकडाउन के कंडीशंस में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हलवाइयों के जो सामान हैं वो ख़राब हो गए, तो उसको हम कहेंगे वही वर्किंग कैपिटल है, वो ख़त्म। लेकिन उसके जो मशीन है, उसके जो फ्रिज हैं, उसके जो रखने वाले सामान हैं, उसको हम फिक्स्ड कैपिटल कहेंगे। तो ये हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया कि रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शंस कौन कौन सा है। अब है नेक्स्ट, आप एग्रीकल्चर चैप्टर कहीं भी पढ़ोगे, एग्रीकल्चर में एक बात आती है कि भारत में कितने प्रकार की मुख्य रूप से फसल है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर देयर इन इंडिया? भारत में मुख्य रूप से 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है। कौन कौन सा क्रॉप्स है? रबी क्रॉप्स, जिसको कम पानी की आवश्यकता होती है। खरीफ क्रॉप्स, जिसको अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जायद, ये बीच में होता है। रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है व्हीट। इसको बोते समय नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, पकते समय मतलब हार्वेस्टिंग के समय में ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, और जितने भी पल्स है लगभग कुछ को छोड़कर वो रबी क्रॉप्स में आता है। इसको विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं, ठंड के मौसम का। आप गांव से हो तो आपको ये बात समझ में आती होगी। तो 3 तरह का क्रॉप्स कौन कौन सा? रबी, खरीफ, जायद। रबी, खरीफ, जायद, ये 3 तरह के क्रॉप्स। रबी कम टेम्परेचर कम पानी, खरीफ ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा पानी, इसलिए इसको रेनी सीजन क्रॉप्स भी कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल कौन सा है और ये कब बोया जाता है? जून जुलाई के महीनों में इसको बोते हैं, सोन करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं सितंबर और अक्टूबर के महीने में। जून और जुलाई लिखा हुआ है। और क्रॉप्स में कौन सा है? राइस, माइलेट्स और कॉटन, जिसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तीनों का नाम। जायद की क्या विशेषता है? दोनों के बीच में गैप होता है, उसमें जो उगाते हैं ना, उसको हम जायद कहते हैं। और बड़ी शॉर्ट टर्म क्रॉप्स होता है, ये बड़ी कम समय में उग जाता है। तो इसलिए इट इज़ अ शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन ड्यूरिंग समर, मेनली बिटवीन मार्च अप्रैल एंड जून एंड जुलाई। मार्च अप्रैल में हो जाता, यानी तो जून जुलाई में हो जाता है। और इसकी क्रॉप्स कौन कौन से? वाटर मेलन, मस्क मेलन, कुकम्बर। ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जायद सीजन क्रॉप्स। तो आगे पढ़ते हैं। अब मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल वर्ड का मतलब ही होता है ज़्यादा, मतलब कई बार। तो एक साल में एक प्लॉट यानी एक खेत पर एक से अधिक फसल उगाना ही मल्टीपल क्रॉपिंग है। क्या कहेंगे? इन अ ईयर, इसमें लिखा है टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। मतलब एक वर्ष में, 1 ईयर में एक
पीस ऑफ लैंड पे एक से अधिक फसल को ग्रो करना ही मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। सही बात है। गन्ना जब लगाते हैं किसी खेत में तो एक साल में पूरा तैयार होता है, दैट इज़ नॉट मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसे आपने एक बार उसमें चावल की खेती किया, गेहूं की खेती किया, बीच में कोई और कर दिया, मतलब ऐसे कुछ हुआ तो उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे। आगे बात करते हैं कि आपको यदि कहे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पालमपुर विलेज में 9th क्लास में पूछता है कि हाउ प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड इन टर्म्स ऑफ पालमपुर विलेज, यू हैव टू टेल द आंसर। मतलब किसी गांव में कृषि का उत्पादन होता है तो पुराने तरीकों से खेती होती है, ऐसे ही मतलब ज़मीन है, अलग अलग तरह के किसान है, ये मैं आगे बताऊंगा। तो आपको यदि ये जिम्मेदारी दी जाए कि उस गांव के किसानों की प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करोगे, तो आप अपने तरीके से आंसर बता सकते हो। तो क्या क्या बताओगे? तो पहले तो बताएंगे कि हम जो मॉडर्न टूल्स है उसका इस्तेमाल करेंगे। अब बैलों से खेती होती है या भैंसों से जो खेती होती है, या मोटर टूल्स का मतलब है कि ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, फावड़े हंसिए से होता है, तो वो नहीं, बल्कि मॉडर्न टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर इस्तेमाल करेंगे। पेस्टिसाइड्स हालांकि हानिकारक होता है लेकिन इस कीड़े को मारता है जिसके कारण फसल बचता है, का इस्तेमाल करेंगे। फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे। मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन यूज़ करेंगे, मतलब सिंचाई के नए अत्याधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से मैन्योर का इस्तेमाल करेंगे। तो दीज मेथड्स कैन बी यूज टू ग्रो द प्रोडक्शन। तो यही पॉइंट मैंने लिखा, बाय द यूज ऑफ मॉडर्न इरिगेशन प्लांट्स, और ये बाय द यूज ऑफ है, आप कॉपी में ऐसे मत लिखना, बाय द यूज टोटल लिखना। फिर लिखा है बाय द यूज ऑफ HYV सीड्स। आपसे पूछेगा HYV सीड्स का पूरा नाम क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म्स? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। इससे 2.5 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया, 2.5 टाइम्स ये प्रोडक्शन बढ़ गया। हालांकि इसमें ज़्यादा पानी और इसकी आवश्यकता होती है। तो HYV सीड्स का इस्तेमाल करके करेंगे। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके करेंगे। पेस्टिसाइड्स का क्या मतलब होता है? जो कीड़े मारने के फसल को बर्बाद करता उसको। दूसरा क्या है? मॉडर्न यूज ऑफ इक्विपमेंट्स का, ट्रैक्टर का, अलग अलग अत्याधुनिक थ्रेशर का इस्तेमाल करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। और आगे मल्टीपल क्रॉप सिस्टम का इस्तेमाल, मतलब एक साल में एक खेत पे एक से अधिक फसलों का उत्पादन करेंगे। दीज मैथड्स कैन बी यूज टू ग्रो, कैन बी यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑन अ सर्टेन पीस ऑफ लैंड। मतलब ये तो यदि आप गांव के तो आसानी से समझ सकते हो कि एक ही खेत पर कैसे इंक्रीज को, मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। अब दूसरा टर्म है ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या है बच्चों? ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 के आसपास, मतलब भारत के उस समय के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी के बाद बने, दोनों का मिला जुला, मतलब 62 तक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने। तो उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने के लिए वीट के प्रोडक्शन और राइस के प्रोडक्शन को लेकर एक अभियान चला। ग्रीन रिवॉल्यूशन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप पहले से भी जानते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में क्या जानते हैं? तो कहेंगे 1960s में अत्याधुनिक एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके जो प्रोडक्शन में अचानक इंक्रीज हुआ था, बहुत शानदार, उसको हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन का एग्जाम, ग्रीन मतलब हरा, जैसे मैंने लिखा ग्रीन रिवॉल्यूशन, आपको कम दिख रहा होगा थोड़ा सा, ऐसे ग्रीन रिवॉल्यूशन ही पूरे भारत में नहीं देखा गया, जैसे इस बोर्ड पे कम दिख रहा है। समझ में आ रही बात? ग्रीन रेवोल्यूशन कौन कौन से स्टेट में दिखा गया? सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, ध्यान रखो पूछेगा, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के यहाँ के किसानों ने अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया और ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रभाव सबसे अधिक इन एरिया में देखा गया। दूसरी बात, कौन से फसल पे दिखा? तो राई, सबसे पहला तो व्हीट और दूसरा राइस, मतलब गेहूं के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बन गया। उसी समय लाल बहादुर शास्त्री ने मतलब नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और अमेरिका ने हमें आंख दिखाई थी कि हम गेहूं नहीं देंगे। भारत, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि हम उत्पादन करेंगे, और उन्होंने एक दिन सप्ताह में उपवास रखने का भी एक नियम बनाया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था।
तो समझ में आ रही बात। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या, तो 1960 के ड्यूरेशन में गेहूं मतलब वीट और राइस के प्रोडक्शन में अचानक जो वृद्धि हुई थी अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके, दैट इज कॉल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये स्पेशली कौन कौन से स्टेट में आता, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी। और कौन से फसल के लिए, गेहूं और वीट एंड राइस के लिए। लेकिन हर चीज़ का एक बैड इम्पैक्ट भी होता है, समझ पा रहे हैं। जैसे शरीर में दो तरीके से आप अपने शरीर को हिस्ट पुस्ट कर सकते हो, मजबूत और अच्छा बना सकते हो। एक तो आप नेचुरल वेजिटेशन का इस्तेमाल करो, नेचुरल भोजन खाओ, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही, मांस, मछली, अंडा। और दूसरा है कि आप ड्रग्स लो, टॉनिक लो, दवा, ये सब लो, दवाई लो, बहुत सारे उसके पाउडर वगैरह का इस्तेमाल जिम में करते हैं बच्चे। उसका इस्तेमाल करके बॉडी को फुला तो लेते हैं, वो दिख तो जाता है बॉडी, लेकिन वो परमानेंट सही नहीं होता है। इन द सेम वे फसल के लिए एक होता है फर्टिलाइजर, एक होता है मेन्योर। तो पहले मैं मेन्योर का नाम लूँ। मेन्योर खाद और फर्टिलाइजर उर्वरक। मेन्योर का मतलब है गोबर जानवरों के या सड़ी गली चीज़ें, नेचुरल चीज़ें जो खेतों के लिए अच्छी चीज़ें होती है। और फर्टिलाइजर का अर्थ होता है मतलब केमिकल बनी चीज़ें, जो डीएपी, यूरिया, पोटाश जो बाहर से देते हैं, ये खेतों को खराब भी करता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के दरमियान ड्यूरेशन में बहुत सारे फेस्ट फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हुआ, जिसके कारण मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो गई। मिट्टी जो है सॉइल और वाटर, ये पानी के जरिए जाके मिला, उसको पॉल्यूट कर दिया। गेहूं के प्रोडक्शन में और चावल के प्रोडक्शन में तो इंक्रीज़ हुआ, लेकिन पल्स के प्रोडक्शन में बहुत डिक्रीज़ आ गया। भारत में जो दलहन उत्पादन है वो कम होने लगा। और ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या क्या बैड इंपैक्ट रहा, सबसे पहले तो जो अच्छा इंपैक्ट है वो मैंने लिखा है, आप ऐसे मत लिखना, पॉइंट वाइज लिखना। इसका फर्स्ट पॉइंट ये है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, मतलब अचानक से अन्न उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। दूसरा पॉइंट है ये कि इंडिया बिकेम द सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट। ये दूसरा पॉइंट है, मतलब राइस और व्हीट के प्रोडक्शन में भारत आत्मनिर्भर बन गया। और तीसरा पॉइंट है, यह है तीसरा पॉइंट, द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बिकेम वेरी स्ट्रांग, मतलब कृषि पर जो आधारित बेस्ड इंडस्ट्री थी वो बहुत मजबूत बना। जैसे शुगर या आटा का जो भी बिस्किट वगैरह का, ये सब शुगर पर आधारित होता है इंडस्ट्री। तो ये, और चौथा पॉइंट हमने लिखा, ये पॉइंट वाइज ऊपर नीचे करके लिखना, फार्मर्स इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव्ड, मतलब कंडीशंस इंप्रूव्ड, इसको पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट में लिखा है। जो किसानों की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो सुधर गई। तो दीज आर द फैक्टर्स, अब मतलब पॉइंट्स ऑफ बैड, मतलब कहते हैं गुड इंपैक्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। अगला पढ़ेंगे हम बैड इंपैक्ट, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन ने क्या क्या खामियां लाया। तो पहला, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की फर्टिलिटी को खत्म कर दिया, बहुत कम किया। डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, मतलब जो HYV सीड्स होता है उसको अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जिसके कारण नीचे का वाटर लेवल पानी का बहुत कम हो गया, अधिक पानी देना पड़ा उसको। पॉल्यूटेड वाटर एंड सॉइल, अधिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ा फसल को ग्रो करने के लिए, जिसके कारण सॉइल और वाटर दोनों पॉल्यूट हो गए। डिक्रीज्ड द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, व्हीट और राइस के प्रोडक्शन में तो अचानक उछाल आया, मतलब वृद्धि हुई, लेकिन दाल के उत्पादन में भारत में कमी आ गई। तो आगे अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आगे पढ़ते हैं कि पालमपुर विलेज में लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके का है। इकोनॉमिक्स की पहली बार आप किताब पढ़ रहे हो, ये किताब है, आप देख लो, इकोनॉमिक्स 9th क्लास की। आई होप आपके पास ये किताब होगी, नहीं हो तो कोई नहीं, जब खुले तभी आप जाना, या नहीं तो आप PDF में मैं कहूँगा आपको भेज दूंगा ये किताब। तो अब जैसे अदर विलेज के पास अलग अलग टाइप्स के फार्मर्स होते हैं, इन द सेम वे पालमपुर विलेज में भी 4 तरीके के लोग हैं, मतलब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ दैट, 4 तरीके का किसान कहें या जो भी कहें। एक तो है लैंडलेस फार्मर्स, इसको फार्मर्स कहना ही गलत है, मतलब लैंडलेस, भूमिहीन व्यक्ति कह सकते हैं। दूसरा है स्मॉल फार्मर्स, मतलब जिसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है। तीसरा है मीडियम फार्मर्स, मतलब जिसके पास थोड़ा सा अधिक है। और एक है लार्ज फार्मर्स, जिसके पास गांव के आधे से अधिक ज़मीन है।
तो आप देखेंगे कि आपने अब ये भी सुना होगा कि पूरे देश की संपत्ति में 4-5% लोगों के पास आधे से अधिक संपत्ति है, मतलब पूरी वेल्थ है, और बाकी के आधे में अपना लोग गुजारा कर रहे हैं। तो गांव की भी कंडीशंस को एक साधारण जैसे गांव की बात होती है ऐसे ही बताया गया है। टोटल कितनी फैमिली है? 450। ठीक है, 450 फैमिली में 1/3, 450 फैमिली में कितना? 1/3, मतलब 450 का 1/3 कैसे निकालेंगे? ऐसे 3 काम 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, मतलब लगभग 150 फैमिली जो SC/ST था उनके, ये लगभग 150 फैमिली भूमिहीन है, लैंडलेस है, मतलब जिनके पास खेती करने के लिए कोई ज़मीन है ही नहीं, वो किसान मतलब मजदूरी करते हैं। तो ये है, और सरकार के द्वारा जो निर्धारित मजदूरी है गांव में उससे भी कम पाते। ये सब कागजों पे रह जाता है। कैसे? क्योंकि सबसे दयनीय स्थिति मजदूरों और किसानों की इस देश में। कागज पे तो जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करते कि इतनी न्यूनतम मजदूरी है, लेकिन जब सीजन ऑफ होता है तो बेचारे काम धंधों की तलाश में रहते हैं। तो पालमपुर की भी वही बात है, लैंडलेस फार्मर 1/3। स्मॉल फार्मर्स क्या होता? ये 250 फैमिली है और जिनके पास 2 हेक्टेयर लैंड है, मतलब एक किसान के पास लगभग 2 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर कितना होता है? तो आप मान लो एक स्क्वायर है ऐसा, ये 100 मीटर लंबा और ये 100 मीटर चौड़ा, तो ये लंबा चौड़ा हो सकता है। इसको हम कहते हैं 1 हेक्टेयर लैंड। मैथमेटिक्स में आप पढ़ते होंगे 1 हेक्टेयर, मतलब इस तरीके से तुलना कर सकते हो। 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर कहा जाता है। आई विल नॉट टीच यू मोर देन दिस, क्योंकि फिर मैथमेटिक्स में हम चले जाएंगे। 1 हेक्टेयर 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़े ज़मीन को कहते हैं। तो 2 हेक्टेयर ज़मीन है आप स्मॉल फार्मर्स के पास, और ये क्या करते? मतलब गांव के जो धनी लोग हैं, पैसे देने वाले हैं, उस पर डिपेंड रहते, और लगभग 24% गांव में मंथली इंटरेस्ट चलता है। और मंथली मान लीजिए 4% इंटरेस्ट दिया या 3% दिया, तो 3% एक महीने का, तो 12 3 जा 36%। हालांकि आपकी इस टेक्स्ट बुक में 24% लिखा है कि 24% एनुअल इंटरेस्ट पे इनको पैसा देता है जो लार्ज फार्मर है या जो बड़े सूदखोर मतलब पैसे देने वाले व्यक्ति हैं गांव के। तो ऐसी 240 फैमिली हैं जिनको आगे के प्रोडक्शन के लिए भी मतलब ये निर्वाह कृषि करते। निर्वाह कृषि का क्या मतलब? इंग्लिश में कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्या कहते हैं? सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब इतना उपजाते कि अपने भरण परिवार का पोषण हो जाता है, वही बड़ी बात है, इतना ही हो जाता। इसमें उदाहरण भी दिया अलग अलग फैमिलियों का कि मान लीजिए उसके पास 2.75 हेक्टेयर ज़मीन था, फिर उसके 3 बेटे हुए, 3-4 कैरेक्टर का नाम दिया है, 3 बेटों में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया लैंड का, तो 0.75 हेक्टेयर ज़मीन बचा, 1 हेक्टेयर से भी कम। अब उससे उसका गुजारा नहीं हो पाता। तो ये क्या करते स्मॉल फार्मर? सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब अपने परिवार के लिए, दैट्स इट। फिर मीडियम फार्मर्स है, इनके पास थोड़े से ठीक ज़मीन है, मतलब इनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। ठीक है, 60 फैमिली ऐसे हैं पूरे गांव में, और ये भी अपने इनकम के लिए खेती पे तो डिपेंड रहते ही हैं, साथ के साथ बड़े जो किसान हैं या पैसे देने वाले उनसे लेते हैं, लेकिन ये कम मात्रा में। लेकिन खुद के जो उपजाते हैं उसके लिए क्या करते? अगले सीजन के लिए बचाते और फिर उसके लिए अपना प्लानिंग करते हैं। लार्ज फार्मर्स हैं, इनकी स्थिति बहुत अच्छी है इकोनॉमिकली, और इनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन है एक किसान के पास, और इनके पास बैंक में भी अकाउंट है, इनके पास पैसा रहता है, दूसरों को भी गांव में पैसा देते, और इनकी कंडीशंस बहुत ही अच्छी है इकोनॉमिकली। तो इस तरीके से गांव के लोगों में मतलब ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे पढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 4 कैटेगरी में है, लैंडलेस, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। इसमें 4 कैरेक्टर के जरिए भी समझाने की कोशिश किया गया है। एक डाला है, डाला नाम का एक कैरेक्टर जैसे आपसे पूछता है, वो भूमिहीन है यानी लैंडलेस है, वो बेचारी मजदूरी करती, जो भी सरकार के द्वारा निर्धारित मिनिमम वेजेस है उस पर भी उसको उतना पैसा नहीं मिलता, डाला। दूसरा है गोविंद। गोविंद नाम का एक कैरेक्टर इसमें बताया गया है जिसके पास 2.25 हेक्टेयर ज़मीन था,
लेकिन उसका भरण पोषण मतलब परसिस्टेंस एग्रीकल्चर कर लेते थे। लेकिन उसके 3 बेटे हुए, जिसके कारण तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया लैंड का। तो अब कितना बचा? 0.75 हेक्टेयर ज़मीन। अब उसे भरण पोषण नहीं हो पाता, दिक्कत होती है। गोविंद ज़मीन पे तो अपना कारोबार करता ही था, थोड़ा बहुत उपजाऊ, और साथ के साथ एक भैंस भी पाला था, जिसके उससे उसका हो जाता था गुजारा। तीसरा कैरेक्टर है सविता का, जो स्मॉल फार्मर है। वो ब्याज के लिए, पैसों के लिए बड़े व्यक्ति पे डिपेंड रहता है गांव के, उनको दिक्कत होती है। और किससे ब्याज पे लेता पैसा? तेजपाल सिंह। गांव का तेजपाल सिंह, बहुत तेज नाम तेजपाल, वो बहुत ही लार्ज स्केल फार्मर है और उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन है, पैसे भी हैं, बैंक में भी पैसे हैं, और वो गांव में ब्याज पे रुपया लगाते, लगभग 24% इंटरेस्ट पे। तो इस प्रकार गांव में बातें हैं। जब आप अब चैप्टर के लगभग लास्ट हिस्से में हैं, अब इसमें क्या है? डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग। ये क्वेश्चन पूछता है कि जो ट्रेडिशनल तरीके से, पुराने तरीकों से खेती होती थी और आधुनिक तरीके से जो मॉडर्न फार्मिंग है, उसमें क्या डिफरेंस है? तो कहेंगे पुराने तरीकों से HYV सीड्स का इस्तेमाल नहीं होता था। नाउ मॉडर्न में HYV सीड्स का इस्तेमाल, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन सीड्स। दूसरा, पुराने में फर्टिलाइजर का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल, बड़े क्या होता ही नहीं था। नाउ फर्टिलाइजर्स हैव बीन यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। पुराने में क्या होता था? पुराने इंस्ट्रूमेंट्स, एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल यानी बैल से, भैंसा से, ही सबसे करते थे। नाउ ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स एंड सो मेनी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स आर बीइंग यूज्ड फॉर लार्ज प्रोडक्शन। पुराने तरीकों में क्या होता था? पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होता था, अब पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। तो और पुराने तरीकों में इरिगेशन के लिए रहट, मतलब कुएं से पानी निकालने का एक मेथड था, उसके तरीके से सिंचाई होती थी, कुओं से, वर्षा जल पर डिपेंड होता था। अब इलेक्ट्रिसिटी के आने से नलकूप वगैरह आ गया और उससे पानी, मतलब पौधों को सिंचाई इरिगेशन मेथड से ड्रिल पानी देते, पौधों पे पानी देने का, छिड़काव करने का एक साधन आ गया है। तो दीज आर द डिफरेंसेस। आपको फिर भी दिक्कत हो, मैंने बता दिया, और ये आप लिख सकते हो। तो मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों का नोट्स तैयार किया। ये देखिए नोट्स बहुत मेहनत से तैयार हुआ। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक एक चीज़ बताया है, और ये पूरा देखिए फोटो मतलब करके डायग्राम बना के हमने बनाया है। आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करना, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनका पूरा हिंदी में बनाया है, तो डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो अब इसमें क्या है ये मैंने बता दिया कि कैसे दोनों में डिफरेंस होता है। अगला है कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4-5 प्रश्न पूछता है। ग्रीन रेवोल्यूशन, बैड इंपैक्ट और गुड इंपैक्ट। इसके बाद नॉन एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, खेती के अलावे पालमपुर के लोग क्या करते हैं? तो जी 3-4 काम करते हैं। एक तो डेयरी, हालांकि ये भी एग्रीकल्चर में ही आता है, दूधों का आदान प्रदान, क्योंकि बकरी भैंस इस सब के से दूध जो उत्पादन होता है वो शहरों में पहुंचाते, या उससे बने जो भी फूड आइटम्स है वो बनाते, इनके कारोबार में वो इन्वॉल्व हैं। दूसरा है स्मॉल स्केल्स मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाते, खिलौने बनाते, झाड़ू, ये सब चीज़ें, चटाई, इन सब चीज़ों में बनाने में अपना गांव के लोग जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं, यदि आपको नहीं याद हो तो आप लिख सकते हो। गांव के लोग क्या क्या करते हैं खेती के अलावे? तो खेती के अलावे दुकान चलाते जी, डेयरी चलाते और तांगा चलाते, शहर में लोगों को पहुंचाते, शहर से लोगों को गांव पहुंचाते। तो ये आप लिख सकते हो। इसके बाद ट्रांसपोर्टिंग, वही तांगा वगैरह का, और शॉपकीपिंग, मतलब गांव के कुछ दुकानदार होते हैं जो 3-4 दुकानदार, वो शहर से कॉपी, पेंसिल, नमक, हल्दी, इसके बाद ब्रश, ये सब चीज़ें लाते, खरीदते और वो दुकान मतलब गांव वालों को बेचते। तो इस तरीके से चैप्टर मैंने बता दिया। हालांकि पहला इकोनॉमिक्स का चैप्टर था, थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। लेकिन आप बार बार इस वीडियो को देखना, और इसके बाद हो सके तो आप चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना। लेकिन मैंने आपको वही 4-5 चीज़ें बता दी। कौन कौन सी? एक तो
गांव की विशेषता क्या है उसके बारे में, फैमिलीज के बारे में, दूसरी ग्रीन रेवोल्यूशन, और तीसरी बात नॉन फिजिकल एक्टिविटी, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ गांव में क्या करते हैं लोग ये, इसके बाद मॉडर्न तरीके से खेती करने के संसाधन और ट्रेडिशनल मेथड, दीज आर द फैक्टर्स। यही बातें इस चैप्टर से बार बार पूछी जाती है। आई होप कि आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बार बार वीडियोज़ देखोगे। थैंक यू वेरी मच।